हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, वर्ग 2 और वर्ग 3 की न्यू वैकेंसी आने वाली है, अर्थात MP टेट वर्ग 2 और MP टेट वर्ग 3 की जो हमारी नई वैकेंसी 2023 में आने वाली है। कब आनी है? 2023 में। ये सभी ने न्यूज देखी होगी। अप्रैल में ये वैकेंसी, अर्थात आपकी अप्रैल तक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो आपके पास अभी से बता दें कि कितना टाइम है पढ़ने के लिए। 4 से 5 महीने का समय आपके पास है। ये हमने बहुत ज़्यादा बता दिया। तो यदि आप 2023 में शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी होगी और ये मेहनत अभी से करनी होगी। तो यदि आप सचमुच में सफलता पाना चाहते हैं तो पढ़ना भी पड़ेगा। और पढ़ते तो सभी हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं, लेकिन ये पता नहीं होता है कि कैसे और क्या पढ़ें, कहाँ से तैयारी करें। अब पढ़ते तो सभी बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं और बाद में पता चलता है कि उनके एग्जाम्स में कम नंबर आते हैं। क्यों आते हैं तो ये भी हम देख लेंगे। तो आने वाली परीक्षा में सफल होने के लिए जो पिछले प्रश्न पत्र होते हैं वो बहुत ही भूमिका अदा करते हैं और इससे हमें ये पता चलता है कि क्या पेपर आया था, कैसा पेपर आया था और आगे क्या आ सकता है। ये सभी बातों को ध्यान में रख करके आज से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे MP टेट वर्ग 2 के पुराने प्रश्न पत्र। इनको हम सॉल्व करेंगे पूरे विश्लेषण के साथ में। ठीक है, तो वर्ग 2 के 2018-19 में बहुत सारी शिफ्ट्स में एग्जाम्स हुए थे। तो यहाँ पर सबसे पहले उर्दू सब्जेक्ट जो होता है इसके एग्जाम्स कराए गए थे। ठीक है, तो उर्दू में भी आपका CDP आता है, तो हमें इससे मतलब नहीं है कि ये किस सब्जेक्ट का एग्जाम्स है या पेपर है आपका। इसमें हमें केवल CDP के क्वेश्चंस एनालिसिस करने हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। और यह ना केवल MP टेट के लिए बल्कि अदर टेट्स, चाहे आपके CTET हो, क्योंकि CDP का जो सिलेबस होता है सभी टेट एग्जाम्स में बिल्कुल सेम ही रहता है। ठीक है, 1-2 चैप्टर होते हैं जो हटा दिए जाते हैं और कहीं पर जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर CDP क्वेश्चनों का एनालिसिस हम करेंगे और आपसे अनुरोध है कि आप इनका नोट्स अलग से बनाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन वाला जो नोट्स रहेगा आपको जब आप एग्जाम्स देने जाएंगे तो उससे कुछ दिनों पहले ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा और इससे आप बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो अभी हम MP टेट के जो पिछले प्रश्न पत्र हैं इनको सॉल्व करेंगे। जब हमारे ये सारे प्रश्न पत्र सॉल्व हो जाएंगे इसके बाद हम अदर टेट्स जैसे CTET हो गया, रीट हो गया, तो इनसे भी हमें बहुत हेल्प मिलती है हमारे एग्जाम्स में। तो यहाँ आप नोट्स जरूर बनाएं। एक क्वेश्चनों का जितना भी आपको विश्लेषण देंगे बेस्ट देने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए यहाँ पर देरी ना करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का अपना सेशन। तो यहाँ पर ये हमारा जो रहेगा MP टेट 2018-19 का 16 फरवरी से आपके एग्जाम्स स्टार्ट हुए थे, तो हम 16 फरवरी से ही लेंगे और ये फर्स्ट शिफ्ट का आपका एग्जाम्स है। इसके बाद जब हम नेक्स्ट सेशन लाएंगे तो उसमें 16 फरवरी का ही सेकंड शिफ्ट के पेपर का भी विश्लेषण कराएंगे और यहाँ पर हम आज करने वाले हैं CDP के क्वेश्चनों का विश्लेषण। ठीक है, तो CDP में 30 क्वेश्चन आते हैं, तो ये 30 क्वेश्चन यदि आप देखते हैं तो यहाँ सारा आपका जो मतलब सब कुछ यहाँ क्लियर होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया और हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे, ना कि रटने का। और यहाँ जो सही आंसर दिए हैं उन पर आपको फोकस नहीं करना, बस आपको क्वेश्चन और उसके विश्लेषण पर ध्यान देना है और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बने, नया टॉपिक कौन सा आया, अब हम क्या पढ़ें आगे, कि हमसे सारे क्वेश्चनों के आंसर आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। तो यहाँ पर अब दो बातें आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। दो बातें आपको देखने को मिली, बाल केंद्रित शिक्षा जिसे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहते हैं और एक है मूल्यांकन। तो पूछा गया है कि जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है उसमें जो मूल्यांकन हम करते हैं तो इन 4 ऑप्शनों में से सबसे कम महत्वपूर्ण कारण क्या है। तो जब आप बाल केंद्रित शिक्षा जाने रहेंगे और मूल्यांकन जाने रहेंगे तभी आप इसका सही आंसर दे पाएंगे। फिर भी हम पहले सारे ऑप्शन चेक करते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन का सबसे कम महत्वपूर्ण कारण क्या है। अब जिसने नहीं पढ़ा वो यही करता है कि ऑप्शन पढ़ा, उसको जो सही लगा आंसर पर टिक कर दिया, आगे बढ़ गया। तो दिया है उन लक्ष्यों की ओर उनकी प्रगति की निगरानी करना, ठीक बात। उनके अधिगम और विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित करने में छात्रों की सक्रिय भागीदारी, बिल्कुल ठीक बात है। किसी भी अंतराल को संबोधित करने का निर्धारण और मुख्य सामग्री ज्ञान और कौशल। अब आप इसका आंसर कैसे देंगे?
तो आपको बता दें, पहले बाल केंद्र शिक्षा हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि क्या होती है। ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है, बाल केंद्र शिक्षा अर्थात बालक को केंद्र में रखकर जो शिक्षा व्यवस्था तैयार की जाती है वो कहलाती है हमारी बाल केंद्र शिक्षा। या अपनी भाषा में बात करें तो ऐसी शिक्षा जो बालक को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, अर्थात बालक को कैसे, बालक की इच्छा क्या है, बालक की किस विषय में इच्छा है, कौन सी उसको सामग्री चाहिए, बालक की रुचि कहाँ है, रुझान कहाँ है, और उसकी शारीरिक आवश्यकताएं, योग्यताएं, क्षमताएं वो क्या ग्रहण कर सकता है, इसके अनुसार रखनी चाहिए। ठीक है, ना कि शिक्षक के अनुसार। तो यहाँ बालक के अनुसार सारी चीज़ें रखी जाती हैं तो वो आपकी बाल केंद्र शिक्षा कहलाती है। अब यदि आपसे बात करें कि संसार में जो बाल केंद्र शिक्षा है इसके जनक यदि आपसे पूछ लें तो जॉन डीवी को संसार में बाल केंद्र शिक्षा के जनक माने जाते हैं। लेकिन भारत में बात करते हैं कि भारत में बाल केंद्र शिक्षा के जनक कौन है, तो गिजुभाई बधेका हैं। और गिजुभाई बधेका जो है इन्होंने 1920 में बाल मंदिर की स्थापना की थी गुजरात में। ठीक है, तो गिजुभाई बधेका को जो बच्चे हैं वो मूंछों वाली माँ कहते थे। तो आप यदि नोट्स बनाएं तो ये सारे पॉइंट वहाँ पर इंक्लूड करें कि बाल केंद्र शिक्षा क्या होती है, ये क्वेश्चन अपने नोट्स में लिखें, इसका सही आंसर क्या है, और बाल केंद्र शिक्षा के बारे में जितने भी पॉइंट आपको बताएं वो सारे इंक्लूड करते हुए चलें। इससे आपकी हैंड राइटिंग में बहुत ही अच्छा नोट्स तैयार होगा और जब आप एग्जाम्स देने जाएंगे तो उससे पहले जब आप पढ़ेंगे तो आप कुछ अलग ही हटके करेंगे एग्जाम्स में। ठीक है, तो बता दिया कि बाल केंद्र शिक्षा क्या होती है, बालक की इच्छाओं, रुचियों, रुझानों को ध्यान में रखते हुए जो शिक्षा व्यवस्था तैयार की जाती है उसे बाल केंद्र शिक्षा कहते हैं। अब एक बात और, जैसे एक क्लास है, बाल केंद्रित क्लास है, ठीक है, तो यहाँ पर जो कक्षा होगी उसमें कई मतलब संस्कृतियों से लोग आएंगे या बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, तो मतलब एक बच्चा किसी मतलब इसकी वातावरण जो है दूसरा है, यहाँ पर वहाँ से आया, एक बच्चा दूसरे वातावरण से आया, परिवेश से आया, तीसरा बच्चा, मतलब कई बच्चे होंगे, तो क्या एक ही व्यवस्था यहाँ पर चल जाएगी, एक ही शिक्षण प्रणाली, क्या ये सब समझ लेंगे? नहीं। तो सभी बच्चों को ध्यान में रखकर जो शिक्षा व्यवस्था हम तैयार करेंगे कि सभी बच्चों को समझ आनी चाहिए, तो सभी बच्चों की रुचि जानेंगे, इच्छा जानेंगे, इसके बाद जो शिक्षा व्यवस्था बनाई जाएगी वो बाल केंद्र शिक्षा कहलाएगी। अर्थात बाल केंद्र शिक्षा में विविध प्रदर्शन का महत्व होता है, मतलब विविध तरीके से सोच करके और बालक को ध्यान में रखकर व्यवस्था यहाँ पर करी जाती है। ठीक, आपको बाल केंद्र शिक्षा समझ आई। भारत में जनक कौन है इसके, तो भारत में है गिजुभाई बधेका, और संसार की यदि बात करता है तो जॉन डीवी है। ठीक है, और जो गिजुभाई बधेका है इनकी इंपॉर्टेंट बुक है दिवा स्वप्न, ये भी याद रखना। अब बाल केंद्र शिक्षा में जो पाठ्यक्रम बनाया जाता है वो सरल लचीला होता है। लचीले का मतलब होता है कि इसमें फेर बदलाव कर सकें बच्चों की इच्छा के अनुसार। जीवन उपयोगी मतलब बच्चों के जीवन से संबंधित करके पढ़ाया जाता है। बच्चों के मानसिक स्तर, बच्चे को क्या समझ आ रहा है तो उसके अनुसार यहाँ पर पाठ्यक्रम बनाते हैं। और ऐसा पाठ्यक्रम होता है कि राष्ट्रीय भावना मतलब राष्ट्र के प्रति भावना जागृत करने वाला, लोकतांत्रिक होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण। तो ये सारी चीज़ें आपकी बाल केंद्र शिक्षा में आती हैं। अब यहाँ हम टॉपिक तो डिस्कस नहीं कर रहे, यहाँ हम कर रहे हैं क्वेश्चनों का विश्लेषण। जब हम क्लासें स्टार्ट करेंगे तो वहाँ आपको बाल केंद्र शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा पूरी डिटेल से बताने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, अभी इतना समझिए कि बाल केंद्र शिक्षा होती क्या है। ठीक, इतना समझ आया। अब देखते हैं मूल्यांकन। तो मूल्यांकन अर्थात मूल्यों को आंकना। ठीक है, बच्चे ने क्या ग्रहण किया है, अपनी कक्षा में क्या ग्रहण किया है, अपने विद्यालय से क्या प्राप्त किया है, उसको आंकना ही क्या कहलाता है, या उसकी प्रगति की निगरानी करना। ठीक है, कहाँ तक उसने लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं, क्या छूट गया है, ये सारी जानकारी आपकी मूल्यांकन यानी एवोल्यूशन के अंतर्गत आती है। अब आप ये दोनों पॉइंट समझ गए, अब आप आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो अब देखते हैं बाल केंद्र शिक्षा में मूल्यांकन का सबसे कम महत्वपूर्ण कारण क्या है। तो बाल केंद्र शिक्षा में बच्चे ने क्या क्या हासिल किया है, तो ये सारी चीज़ें आपके मूल्यांकन में आएंगी। और यहाँ पूछा है कौन सा सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो दिया है कि उन लक्ष्यों की ओर उनकी प्रगति की निगरानी करना। बिल्कुल, कि बाल केंद्र शिक्षा में बच्चे ने किन लक्ष्यों को प्राप्त किया है उनकी निगरानी हम मूल्यांकन से करते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है उनके अधिगम और विकास के लिए, मतलब बाल केंद्र शिक्षा में बच्चे ने जो अधिगम और विकास किया है उसका लक्ष्य निर्धारित करने की छात्रों की सक्रिय भागीदारी को मूल्यांकन के माध्यम से हम यहाँ पर परखते हैं, जांचते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। पूछा है सबसे कम। ठीक है, नेक्स्ट है
यहाँ दिया है कि किसी भी अंतराल को संबोधित करने का निर्धारण। इसका मतलब क्या है? किसी भी अंतराल, मतलब यहाँ कोई समय सीमा निश्चित नहीं होती मूल्यांकन करने की बाल केंद्रित शिक्षा में। यहाँ पर किसी भी अंतराल में, मतलब कभी भी बालक को पढ़ाते समय, पढ़ाने के बाद में या पढ़ाने से पहले कभी भी हम उसके मतलब क्या अर्जित उसने किया है कक्षा से, इसका हम मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन लास्ट ऑप्शन आप देखिए, दिया है मुख्य सामग्री, ज्ञान और कौशल। यही यहाँ पर गलत दे दिया, मुख्य सामग्री। यहाँ केवल एक बात कर दी इन्होंने कि मुख्य सामग्री, मतलब केवल जो मेन फोकस है उसकी बात कर दी। मान के चलिए बच्चा कोई पाठ पढ़ रहा है, ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा है और यहाँ पर कोई पाठ बालक पढ़ रहा है। अब पाठ में केवल एक शब्द उसने देखा, महात्मा गांधी आ गया, ठीक है, तो ये मेन बात हो गई यहाँ पर महात्मा गांधी। तो केवल ये कह रहे हैं कि मुख्य बिंदु पर ही, मुख्य सामग्री पर ही ध्यान अंकित करना, जो कि गलत है। यहाँ पर सभी जितना भी पाठ में आए सारी चीज़ों का अच्छे से डिस्कशन कराना है, यही होगा आपका बाल केंद्रित शिक्षा। लेकिन यहाँ मुख्य सामग्री की बात की है और मुख्य कौशल की, तो ये आपका गलत हो गया, क्योंकि ये केवल एक पॉइंट पर जोर दे रहा है और ये मूल्यांकन का सबसे कम महत्वपूर्ण कारण होता है। यहाँ सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपको बता दें यहाँ टाइम यदि आप देते हैं तो आप आपके एग्जाम्स में बहुत कम टाइम लेंगे और बहुत अच्छा प्रदर्शन आप कर पाएंगे, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, मानव जाति में अभिवृत्ति किस प्रकार से वितरित है? तो मानव जाति में जो अभिवृत्ति है, अब आपको अभिवृत्ति पता होगा तब आप इसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो अभिवृत्ति जो है, और यहाँ आप देखते चलिए और समझते चलिए कि किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन उठाए गए हैं और क्या क्वेश्चन बने हैं, तो हम आगे अब क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो दिया है मानव जाति में अभिवृत्ति किस प्रकार से वितरित है। तो पहले आपको आंसर देने से पहले बता दें अभिवृत्ति होती क्या है। तो अभिवृत्ति को इंग्लिश में कहते हैं एटीट्यूड या एप्टीट्यूड कहते हैं। तो अभिवृत्ति से तात्पर्य क्या होता है? व्यक्ति का दृष्टिकोण। क्या होता है? व्यक्ति का दृष्टिकोण, या जिसे हम नजरिया कहते हैं। मान के चलिए कोई वस्तु है, ठीक है, तो अलग अलग व्यक्ति की उस वस्तु पर जो दृष्टि होगी वो अलग अलग प्रकार से होगी। नजरिया अलग अलग, अलग सोचेगा, अलग समझेगा उसके बारे में, ठीक है। तो यही कहलाता है अभिवृत्ति। तो जो अभिवृत्ति होती है इसका वितरण सभी में सामान्य होता है। कैसा होता है? सामान्य होता है, ना कि अस्त व्यस्त, ना ही विषम, ना ही विविधतापूर्ण। अब जब हम अभिवृत्ति, अभिक्षमता, ये जो आपकी अभिप्रेरणा होती है, जब ये टॉपिक डिस्कस करेंगे वहाँ डिटेल से यहाँ इसको पढ़ लेंगे, ठीक है, अभिवृत्ति को। तो अभी बस इतना ध्यान रखें, अभिवृत्ति क्या कहलाती है? दृष्टिकोण कहलाता है, और प्रत्येक व्यक्ति का अपना सामान्य दृष्टिकोण होता है। अलग अलग प्रकार से यहाँ पर सोचेगा, समझेगा और उसका नजरिया अलग अलग वस्तु पर अलग अलग होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, दिया है कोई वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को क्या कहते हैं। तो कोई वस्तु क्या है, हम उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो मानसिक प्रतिरूप और विचार आपने जीन पियाजे को पढ़ा होगा, ठीक है। तो जीन पियाजे जो ज्ञान की संरचना होती है, ज्ञान के पैकेट्स होते हैं, उनको ये कहते हैं स्कीमा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, स्कीमा इसे कहते हैं। मतलब हमारे ज्ञान की जो संरचना होती है पहले से निर्मित होती है, और जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उस ज्ञान की संरचना को जागृत करके और फिर उसके बारे में सोचते हैं, समझते हैं, विचार करते हैं। तो इसी पूरे मानसिक प्रतिरूप को इन्होंने स्कीमा कहा है। तो ये जीन पियाजे के प्रमुख टर्म से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जीन पियाजे जब हम करेंगे तो वहाँ सारे टर्म इनके देख लेंगे। एक बात याद रखना, जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं या नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसी से इनका सारा जो सिद्धांत है वो सॉल्व हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 15 बच्चों की कक्षा में, जहां आपके पास 15 अलग अलग सीखने की शैलियां हैं। मतलब कक्षा में कितने बच्चे हैं? 15। सीखने की शैलियां कितनी हैं? 15 हैं शैलियाँ, और 15 अलग अलग व्यक्तित्व वाले बच्चे हैं। ये जो बच्चे हैं वो अलग अलग व्यक्तित्व के हैं। किसी का व्यक्तित्व कैसा है, दूसरे प्रकार से है किसी का, ठीक है। तो मतलब 15 अलग अलग बच्चे हैं, सीखने की शैली भी 15 है। तो यह बाल केंद्रित शिक्षण में आप क्या करेंगे? तो अभी आपको बताया कि जो बाल केंद्रित शिक्षा है वो क्या कहलाती है? बच्चों को ध्यान में रखकर बनाई गई शिक्षा व्यवस्था, ठीक है। तो ऑप्शन है एक शिक्षण प्रणाली के साथ एक पाठ्य योजना विकसित करना। तो अभी आपको बताया था कि एक ही प्रकार की शिक्षण पद्धति सभी को क्या समझ आ जाएगी? नहीं, इसमें कुछ बच्चे कमजोर भी होंगे, कुछ बच्चे मतलब बहुत इंटेलिजेंट होंगे, कुछ मध्यम आकार के होंगे, कुछ बहुत ही वीक होंगे, ठीक है।
तो क्या एक ही शिक्षण प्रणाली से इनको हम पढ़ा सकते हैं? नहीं। तो यहाँ पूछा है कि बाल केंद्रित शिक्षा में आप क्या करेंगे जब इस प्रकार से 15 अलग अलग परिवेश के बच्चे होंगे और 15 ही शैलियाँ होंगी, तो एक गलत हो गया। नेक्स्ट है प्रत्येक बच्चे को देखकर, बिल्कुल हम सभी 15 के 15 बच्चों को देखेंगे और उनको ध्यान में रख करके कि कौन सा बच्चा क्या सीख सकता है और इसके लिए इसकी इच्छा क्या है, रुचि क्या है, तो सभी बच्चों को देखकर एक पाठ्य योजना बनाएंगे और उनकी ज़रूरतें क्या हैं इसको ध्यान में रखकर व्यवस्था करेंगे। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो सकता है, लेकिन हमें सभी देखने हैं। नेक्स्ट है कक्षा की क्षमता को मध्य को लक्षित करते हुए पाठ्य योजना विकसित करना। तो कक्षा की क्षमता से क्या है, कक्षा में तो 15 अलग अलग बच्चे हैं, तो क्या सबकी क्षमता एक जैसी होगी? नहीं, ये भी गलत हो गया। फिर दिया है एक पाठ्य योजना विकसित करती है कि सभी के लिए उपयुक्त है। तो एक पाठ्य योजना सबके लिए उपयुक्त नहीं हो सकती, क्योंकि 15 बच्चे जो हैं वो 15 प्रकार के परिवेश से आए हुए हैं। ठीक है, तो ये गलत हो गया। तो इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा प्रत्येक बच्चे को देखकर, मतलब विविधता का उत्सव मनाती है हमारी बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, तो याद रखना राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। इस तरीके से आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना और सोच करके कि हमें क्या यहाँ पर बेस्ट रहेगा। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन प्रगतिशील शिक्षा। आपको बता दें प्रगतिशील शिक्षा और बाल केंद्र शिक्षा से पिछली बार वर्ग 2 में एक ही शिफ्ट में 3-3, 4-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बन गया है आपके एमपी टेट का। ठीक है, तो इसे बहुत अच्छी बारीकी से हमें डिस्कस करना होगा। तो जब हम इसकी क्लास लेंगे तब वहाँ पर आपको पूरा डिटेल से बताने का प्रयत्न करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन है प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में, यहाँ फैक्ट वाला क्वेश्चन पूछ लिया, प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन माने जाते हैं या सिद्धांतकार कौन है? तो आपको बता दें प्रगतिशील शिक्षा के जनक आपके जॉन डीवी हैं। कौन है प्रगतिशील शिक्षा के जनक? आपके जॉन डीवी हैं। अब थोड़ा सा जॉन डीवी के बारे में देख लें और ये प्रगतिशील शिक्षा क्या होती। जो शिक्षा है वो 3-4 प्रकार की होती, समावेशी शिक्षा, बाल केंद्र शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा जिसे स्पेशल एजुकेशन कहते हैं। तो इनसे हर बार और हर शिफ्ट में क्वेश्चन बनते हैं। अभी हम देख लेंगे विशिष्ट शिक्षा से भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे। ठीक है, तो प्रगतिशील शिक्षा के जनक जॉन डीवी, थोड़ा सा इनके बारे में बता दें। ये अमेरिका के प्रसिद्ध दार्शनिक और शिक्षा शास्त्री थे। इनका जन्म जो है न्यू इंग्लैंड में स्थित बर्मांट नगर के बर्लिंगटन नामक गांव में हुआ था। सन 1859 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब इनके जो पिता थे वो आर्चबाल्ड डीवी वहीं गाँव के दुकानदार थे, लेकिन ये शिक्षा के विरोधी थे। और शिक्षा के कौन? इनके पिता। लेकिन ये अपने पिता का विरोध करते हुए इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी अपनी माता के सहयोग से। ठीक है, और इन्होंने प्रगतिशील शिक्षा के बारे में इन्होंने बताया है। तो जो प्रगतिशील शिक्षा प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती क्या कहलाती है? तो ऐसी शिक्षा जिसमें हर बच्चे को अपने विकास का मौका मिले, चाहे वो किसी भी परिवेश से आए, कैसा भी बच्चा हो, अपने विकास का उसको मौका मिले। और आवश्यकता यदि है तो जो नियम कानून बनाए गए हैं शिक्षा में उसमें हम बदलाव भी कर सकें, नियम को चेंज भी कर सकें, ऐसी व्यवस्था प्रगतिशील शिक्षा में होती है। और यहाँ बच्चे के साथ साथ शिक्षक को भी समान महत्व दिया जाता है, वो प्रगतिशील शिक्षा आपकी कहलाती है। क्वेश्चन बनता है प्रगतिशील शिक्षा का जन्म कब हुआ? तो जॉन डीवी ने मतलब प्रतिपादक है, लेकिन जन्म माना जाता 19वीं शताब्दी अमेरिका से। अब इन्होंने जो है प्रगतिशील शिक्षा के लिए लैबोरेटरी विद्यालय की स्थापना करी थी। तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि लैब विद्यालय के जनक कौन माने जाते हैं? तो वो भी आपके जॉन डीवी माने जाते हैं। और जो इन्होंने कहा था, एक टर्म इन्होंने दिया था कि शिक्षा बालक के लिए है, ना कि बालक शिक्षा के लिए, याद रखना। ठीक है, अब जो प्रगतिशील शिक्षा है इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है प्रगतिशील शिक्षा का कि बालक की शारीरिक और मानसिक शक्तियों का अधिक से अधिक विकास हो सके, बालक और समाज का सर्वांगीण विकास करना ही इसका मूल उद्देश्य है। सर्वांगीण विकास पर ये जोर देते हैं। ठीक है, और जॉन डीवी ने जो शिक्षक है, शिक्षक को समाज में ईश्वर का प्रतिनिधि बताया है, ये भी नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है पियाजे ने क्षमताओं और योग्यताओं, देखो एक ही क्वेश्चन को दो प्रकार से पूछ लिया। ठीक है, पियाजे ने क्षमताओं योग्यताओं को क्या नाम दिया है? तो इसको इन्होंने नाम दिया है स्कीमा, जो अभी आपको बताया ज्ञान के पैकेट्स ये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अन्वेषण, जिसे हम डिस्कवरी खोज कहते हैं अधिगम में, मतलब अन्वेषण अधिगम है। इसमें शिक्षक अधिगम की एक मतलब शिक्षक की क्या भूमिका होती है, किसकी भूमिका यहाँ निभाते हैं शिक्षक? तो अन्वेषण डिस्कवरी अधिगम में
शिक्षक अधिगम की एक डैश की भूमिका निभाते हैं। तो हिंदी में कुछ भी दे सकता है। आपको इंग्लिश वर्ड याद रखना है, फैसिलिटेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? फैसिलिटेटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। अब हिंदी में से समन्वयक कहें, सहायक भी कह सकते हैं, प्रशिक्षक कह सकते हैं, अनुदेशक, सुगमकर्ता या सरल और सहज बनाने वाला। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? तो एक व्यक्ति जो किसी क्रिया या प्रक्रिया को आसान बना देता है वही कहलाता है फैसिलिटेटर। ठीक है, तो यही भूमिका है शिक्षक की, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है विशेष शिक्षक। कहा था अभी आपसे प्रगतिशील शिक्षा से क्वेश्चन देख लिए, बाल केंद्र शिक्षा से 2 क्वेश्चन देख लिए, तो टोटल मिलाकर 3 क्वेश्चन हो गए। अभी आ गया विशेष शिक्षा, जिसे हम स्पेशल एजुकेशन कहते हैं। इससे ये किससे संबंधित है? तो क्या प्रतिभाशाली से, शिक्षक के प्रशिक्षण कार्यक्रम से, प्रतिभाशाली लोगों के लिए या विकलांग के लिए? तो राइट आंसर तो ऑप्शन 4 रहेगा। अब आपको बता दें कि ये जो स्पेशल एजुकेशन है क्या कहलाती है। तो विशेष छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा होती है विशिष्ट शिक्षा। किसको? विशेष छात्रों को, जिनकी शारीरिक संरचना और मानसिक स्थिति जो है वो अन्य छात्रों से भिन्न रहती है। ध्यान से सुनना, शारीरिक संरचना और मानसिक स्थिति अन्य छात्रों से भिन्न होती है। सामान्य शब्दों में कहें कि जो दिव्यांग और मानसिक अस्थिरता वाले छात्र होते हैं उनको जो शिक्षा दी जाती है वो विशिष्ट शिक्षा कहलाती है। तो यहाँ विकलांग बालक जो है इनकी जो शारीरिक संरचना रहेगी वो अन्य बालकों से भिन्न रहेगी और इनका मानसिक स्तर भी भिन्न हो सकता है। तो इनके लिए बनाई जाती है विशेष शिक्षा अर्थात स्पेशल एजुकेशन। ठीक है, अब यहाँ दिया है प्रतिभाशाली या प्रशिक्षण का, तो कोई मतलब ही नहीं है। प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं, तो समावेशी शिक्षा आपने पढ़ा होगा कि सामान्य विद्यालयों में सभी को समान रूप से शिक्षा दी जाती है, लेकिन जो अपंग बालक होते हैं उनको सामान्य विद्यालयों में ही अतिरिक्त सुविधाएं देकर शिक्षा देते हैं, वो समावेशी होती है। लेकिन ये विशेष शिक्षा की बात की है तो ये जो है विकलांग व्यक्तियों के लिए तैयार की जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश बुद्धिमत्ता तीव्रतर विकास से जुड़ी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च। जब आपकी उच्च बुद्धिमत्ता होगी तभी तो आप तीव्र विकास कर पाएंगे। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, उच्च बुद्धिमत्ता आपके तीव्रतर विकास से जुड़ी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अधिगम सिद्धांत। अब आपने अधिगम सिद्धांत पढ़े होंगे। अधिगम सिद्धांत में आपका थॉर्नडाइक का सिद्धांत हो गया, पावलोव का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, कोहलर का सिद्धांत। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन? अधिगम सिद्धांत। आपको क्वेश्चन पढ़ना है और समझना है, फिर आंसर देना है। ठीक, तो अधिगम सिद्धांत माता पिता की भूमिका को उनके बच्चों के विकास में कैसे चिन्हित करते हैं। मतलब जो अधिगम के सिद्धांत हैं ये माता पिता को बच्चे के विकास में क्या बताते हैं कि माता पिता किसकी भूमिका रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या प्रशिक्षकों की, शिक्षकों की, शिक्षक यदि माता पिता स्वयं शिक्षक हैं, यहाँ ऐसी बात नहीं कि माता पिता स्वयं शिक्षक है, नहीं, तो ये गलत हो गया। भागीदारी के रूप में, क्या माता पिता बच्चे का स्कूल में भागीदारी निभा सकते हैं? नहीं, दिन भर तो वो वहाँ पर बैठेंगे नहीं, ये गलत हो गया। क्या समर्थक के रूप में, समर्थन नहीं दे सकते, पूरा समर्थन नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, प्रशिक्षकों के रूप में। अब आपको बता दें कि ये एज या ट्रेनर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो जब आपको शिक्षण पता होगा क्या होता, प्रशिक्षण क्या होता है, या प्रशिक्षक क्या होता है, या प्रशिक्षु क्या कहलाते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो शिक्षण, यदि आपसे बात करें शिक्षण क्या होता है, तो शिक्षण एक शिक्षक द्वारा शिक्षार्थी को ज्ञान और कौशल प्रदान करने की प्रक्रिया होती है। ध्यान से सुनना, शिक्षण क्या होता है? शिक्षण एक शिक्षक के द्वारा दिया जाता है जिसमें शिक्षण या निर्देशन जैसी गतिविधियां, मतलब निर्देश दे सकता है शिक्षक। तो शिक्षण किसके द्वारा? शिक्षक के द्वारा। लेकिन जो प्रशिक्षण होता है सीखे गए ज्ञान को और बेहतर तरीके से सीखना, जिसमें ज्ञान का अधिग्रहण, कौशल, अवधारणाएं, नियम आदि को तेज करना शामिल होता है। तो जो शिक्षण है वो विद्यालयों में, जबकि जो प्रशिक्षण है वो कार्यस्थलों में दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ कहा है प्रशिक्षक, तो जो प्रशिक्षण देने वाले होते हैं, प्रशिक्षण देने वाले को प्रशिक्षक कहते हैं। प्रशिक्षण देने वाले आपके माता पिता हो सकते हैं, समाज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ माता पिता की भूमिका पूछी थी, तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समूह के समाजमिति विश्लेषण का उपयोग व्यक्तित्व को डैश विधि के रूप में मापने के लिए किया जाता है। तो आपको बता दें जो समाजमिति विधि है, आपने पढ़ा होगा कि जो आपके मनोविज्ञान की विधियां हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? तो मनोविज्ञान में 2 प्रकार की विधियां होती हैं। एक तो होती हैं आपकी आत्मनिष्ठ विधियां। कौन सी होती हैं? आत्मनिष्ठ विधियां। और दूसरी होती हैं आपकी वस्तुनिष्ठ विधियां। आत्मनिष्ठ विधियां और वस्तुनिष्ठ में अंतर क्या होता है? तो आत्मनिष्ठ विधियां जो होती हैं इसमें
मतलब ये सीमित होती हैं। एक बात मैं बता दें आपको, ये सीमित होती हैं, जबकि वस्तुनिष्ठ विधियां आपकी व्यापक होती हैं। सीमित का मतलब इसमें केवल स्वयं से संबंधित होती हैं, और ये जो है ये आपके समाज से या संपूर्ण जीवन से संबंधित होती हैं। अब जो आत्मनिष्ठ विधियां हैं, पूछ लेता है कौन कौन सी हैं, तो इसमें आ जाती है आपकी आत्मनिरीक्षण विधि, गाथा वर्णन विधि। और जो वस्तुनिष्ठ विधियां हैं, इसमें बहुत सारी विधियां आती हैं। तो जो आत्मनिष्ठ विधि है, आत्मनिष्ठ में आती है आत्मनिरीक्षण विधि, अर्थात स्वयं के द्वारा स्वयं का मूल्यांकन। लेकिन जो वस्तुनिष्ठ विधियां हैं, आपको बता दें, वस्तुनिष्ठ विधियां जो होती हैं, ऑब्जेक्टिव मेथड इसे हम कहते हैं। तो जो वस्तुनिष्ठ विधियों में आपकी निरीक्षण विधि आ जाती है, ठीक है। कौन सी आ जाती है? निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि इसे अवलोकन विधि भी कहते हैं, इसके जनक वाटसन महोदय हैं। इसके बाद वस्तुनिष्ठ में आपकी प्रयोगात्मक विधि आ जाती है। प्रयोगात्मक विधि के जनक कौन है? विलियम वुंट हैं। इसके बाद आपकी व्यक्ति इतिहास विधि आती है। व्यक्ति इतिहास विधि के जनक कौन है? टाइडमैन है। और जो व्यक्ति इतिहास विधि होती है, इसके जनक कौन है? टाइडमैन। और यह भूतकाल से लेकर वर्तमान काल तक का इसमें अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट होती है प्रश्नावली विधि, इसके जनक सुकरात महोदय हैं। नेक्स्ट होती है मनोविश्लेषणात्मक विधि, सिगमंड फ्रायड, जिन्होंने अचेतन मन का अध्ययन किया। इसके बाद आपकी समाजमिति विधि। तो जो समाजमिति विधि होती है, इसके जनक यदि पूछता है तो कौन है? J.L. मोरेनो है। कौन है? J.L. मोरेनो है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? इसके द्वारा समूह की संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो यही पूछा है कि एक समूह के समाजमिति विश्लेषण का उपयोग व्यक्तित्व के किस विधि के रूप में? तो वस्तुनिष्ठ विधि कहलाती है आपकी समाजमिति विधि, ठीक है। इसी में आपकी रेटिंग विधि आ जाती है, साक्षात्कार, विकासात्मक विधि आती हैं। तो ये सारी आपकी कौन सी विधि? वस्तुनिष्ठ विधियां कहलाती हैं, ठीक है। तो जब हम डिटेल्ड पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये सारा डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन दिया है, विलियमसन के अनुसार निम्न में से कौन सा निर्देशन और परामर्श का लाभ है? तो निर्देशन परामर्श से भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका राइट आंसर बताना है, इन्होंने क्या माना है निर्देशन परामर्श के बारे में। तो इन्होंने कहा है कि भावनात्मक पहलू की बजाय बौद्धिकता पर, बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट रहेगा। इन्होंने भावनात्मक पहलू की बजाय बौद्धिकता, मानसिकता पर जोर दिया है। किसने? विलियमसन ने। फिर ये सारे गलत हो जाएंगे। कुशल और आश्वस्त होने के लिए परामर्श, बिल्कुल नहीं। परामर्श लेने वाले निर्भर तो कहीं भी नहीं बनाना, पहल को दबाना, गलत। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। अब आपको बता दें निर्देशन और परामर्श होता क्या है। निर्देशन जिसे हम गाइडेंस कहते हैं, क्या कहते हैं? गाइडेंस कहते हैं, या दिशा देना कहते हैं। क्या? किसी व्यक्ति को दिशा देना। तो निर्देशन किसी व्यक्ति या बच्चे को दी जाने वाली एक प्रकार की सहायता होती है, ठीक है, व्यक्तिगत होता है। और यह नेक्स्ट है परामर्श। परामर्श को काउंसलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? काउंसलिंग। और यह व्यापक होता है आपका परामर्श। तो परामर्श में दो व्यक्तियों का होना जरूरी होता है, एक परामर्श देने वाला और एक ग्रहण करने वाला। अब जो परामर्श होता है, समस्यात्मक पहलू, यदि कोई समस्या आपके सामने आ गई है तो किसी विशेष क्षेत्र में जानकार, मतलब उस समस्या को जो सॉल्व कर सकता है, तुमसे ज़्यादा जानता है, तो उसके द्वारा समस्या को हल करने का जो आपको उपाय बताया जाएगा, वो आपका परामर्श कहलाता है, जिसे हम राय मशवरा या सलाह कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्थोटिक उपकरणों को मुख्य रूप से किसके लिए डिजाइन किया गया है? तो ये तो किसी ने पढ़ा ही नहीं होगा। जो आर्थोटिक उपकरण होते हैं, इसी को प्रोस्थेटिक उपकरण भी कहते हैं। तो इसका मतलब जो निर्माण है वो क्यों किया जाता है? क्या इनमें से कोई नहीं? गलत है। शरीर के अंगों को समर्थन, ये बिल्कुल सही है। शरीर के हिस्से की मरम्मत, ये गलत है। ना होने वाले अंगों की जगह लगाने, गलत। शरीर के अंगों को समर्थन देने के लिए जो उपकरण बनाए जाते हैं, उन्हें आर्थोटिक उपकरण कहते हैं। अब थोड़ा सा देख लें कि आर्थोटिक्स और प्रोस्थेटिक्स प्रशिक्षण चिकित्सा पेशेवर होते हैं, मतलब जो चिकित्सा पद्धति होती है, इनकी जो चिकित्सा प्राप्त करते हैं, उन्हें आर्थोटिक्स और प्रोस्थेटिक्स कहते हैं। और यही जो आर्थोटिक्स होते हैं या प्रोस्थेटिक्स होते हैं, यही उपकरणों की योजना बनाते हैं, उपकरणों को विकसित और संशोधित करते हैं। इन उपकरणों में आपके जैसे कृत्रिम हाथ लगाए जाते हैं, कृत्रिम पैर बना दिए जाते हैं। तो ये सारे जो उपकरण होते हैं, विकलांग व्यक्तियों को सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। तो याद रखना, इसका राइट आंसर है आर्थोटिक उपकरण शरीर के अंगों को समर्थन देने के लिए बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के अधिगम के परिणाम के विषय में आकलन को डैश मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ दिया है निदान और नैदानिक। तो आपको बता दें, मूल कारण का ज्ञान कराना निदान कहलाता है। मूल कारण का ज्ञान कराना, मान के चलिए आप में कोई कमी है तो हम उस कमी को जानेंगे, पहचानेंगे, ये आपका निदान प्रोग्नोस्टिक कहलाता है। लेकिन जब हमें
आपका मूल कारण समझ लेंगे, फिर इसके बारे में हम जो चिकित्सा पद्धति अपनाएंगे वो आपकी नैदानिक के अंतर्गत आती है। तो यहाँ केवल जानने की बात की है कि अधिगम के परिणाम के विषय में आकलन को मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है, तो राइट आंसर आपका निदान कहलाएगा। ठीक है, अब इसे अपनी भाषा में यदि बात करें तो एक होता है डायग्नोसिस और एक होता है प्रोग्नोसिस। ठीक है, डायग्नोसिस और एक होता है आपका प्रोग्नोसिस। ठीक है, तो कोई मरीज आता है और जब वो अपने बारे में बताता है कि उसको क्या बीमारी है, उसके हाथ पैर दर्द हो रहे हैं, सिर दर्द है या कुछ भी है, तो जब वो ये सारी चीज़ें आपको बताता है तो आप उसकी बातों को सुनकर जो एक समस्या का पता लगाएंगे वो आपकी डायग्नोसिस नैदानिक कहलाती है। लेकिन जब आप उसकी बीमारी की दशा पता कर लेंगे कि इसको मुख्य रूप से है कौन सी बीमारी, वो आपकी प्रोग्नोसिस कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन या ओरिएंटेशन कोहल वर्ग के अनुसार पारंपरिक नैतिकता के चरण के अंतर्गत आता है। तो आपको बता दें, कोहल वर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, इसके 3 स्तर और 6 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये हमें लगता है कि इसका आंसर जो इन्होंने बताया है गलत है। कैसे गलत है, अब आपको बता दें, इन्होंने 3 स्तर बताए हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया पूर्व परंपरागत स्तर, ठीक है, दूसरा बताया परंपरागत स्तर और तीसरा बताया इन्होंने पश्चिम परंपरागत स्तर। अब प्रत्येक स्तर की 2-2 अवस्थाएं बताई हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज, इसे कहते हैं कन्वेंशनल स्टेज और इसे कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। अब आप इंग्लिश में देख रहे हैं यहाँ पूछा है स्टेज ऑफ कन्वेंशनल। ठीक है, तो स्टेज ऑफ कन्वेंशनल मतलब जो इनका परंपरागत स्तर है इसकी हमें अवस्था बतानी है। तो प्रत्येक स्तर की 2-2 अवस्थाएं हैं। तो पूर्व जो परंपरागत स्तर है इनका पहला कहलाता है, इसकी 2 अवस्थाएं होती हैं। एक तो होती है आज्ञा एवं दंड की अवस्था। कौन सी होती है, आज्ञा एवं दंड की अवस्था, और दूसरी होती है कानून या फिर कानून नहीं, सहायता उद्देश्य या अहंकार की अवस्था। ठीक है, तो आज्ञा इसको इंग्लिश में कहेंगे ओबीडेंस एंड पनिशमेंट स्टेज। ठीक है, जो कि यहाँ पर आपकी ओबीडेंस और पनिशमेंट ये पहली दी है, तो ये तो आपकी पूर्व की हो गई जो कि गलत है। इन्होंने पूछा है हमसे परंपरागत स्तर की विशेषता। ठीक है, दूसरी है अहंकार, जिसे ईगो या इंस्ट्रूमेंटल पर्पस कहते हैं। क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस इंग्लिश में कहते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इंग्लिश नाम आपको याद रखने, हिंदी में कुछ भी दे सकते हैं। तो ये दोनों फर्स्ट और लास्ट तो आपकी पूर्व परंपरागत की अवस्थाएं हैं, तो ये दोनों तो नहीं हो सकते। ठीक है, अब हम देखते हैं पूर्व परंपरागत की 2 अवस्थाएं परंपरागत की 2 अवस्थाएं कौन सी होती हैं। तो इसकी 2 अवस्थाएं होती हैं आपकी अच्छा लड़का अच्छी लड़की। ठीक है, एक तो ये गुड बॉय नाइस गर्ल और एक होती है कानून अवस्था या सामाजिक व्यवस्था रिस्पेक्ट टूवर्ड सोशल सिस्टम। तो यहाँ पर ऐसा कहीं नहीं दिया है, मतलब इसकी दोनों अवस्थाएं दी ही नहीं हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये दोनों तो आपकी पूर्व की हैं और ये दोनों आपकी पश्चिम परंपरागत की अवस्थाएं होती हैं। यहाँ अच्छा लड़की अच्छा लड़का होता है और यहाँ पर कानून व्यवस्था जो कि यहाँ ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इन्होंने माना है इसका राइट आंसर सामाजिक सहानुभूति और विवेक, ये इन्होंने राइट माना है, जो कि आपकी पश्चिम परंपरागत स्तर की एक अवस्था होती है जिसे हम सामाजिक सहानुभूति और विवेक कहते हैं। तो ये राइट इन्होंने माना है। हमें लगता है इन्होंने जो आंसर है इसका गलत माना हुआ है। ठीक है, इसकी जो यहाँ पूछा था हमसे कौन सा परंपरागत नैतिकता का चरण, मतलब जो इनका सेकंड स्तर होता है, इसके 2 अवस्थाएं होती हैं अच्छा लड़का अच्छी लड़की और कानून व्यवस्था अवस्था। तो यहाँ पर ये दिया ही नहीं। ठीक है, ये दोनों तो आपके पश्चिम परंपरागत की विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी बाह्य प्रेरणा का उदाहरण नहीं है। तो जो अभिप्रेरणा होती है इसमें 2 प्रकार होते हैं इसके, एक होती है आंतरिक प्रेरणा और एक होती है बाह्य प्रेरणा। ठीक है, तो आंतरिक प्रेरणा मतलब हम जब स्वयं की इच्छा से स्वयं की रुचि से कार्य करते हैं वो आंतरिक प्रेरणा कहलाती है। अब आंतरिक प्रेरणा में आपका आ जाएगा जुनून, जिज्ञासा, भूख प्यास, नींद, श्रद्धा, नेतृत्व, ये सारी चीज़ें आंतरिक में आ जाती हैं। और बाह्य प्रेरणा में आपको किसी ने अच्छा किया, आपने आपकी प्रशंसा कर दी, मतलब बाह्य रूप से। ठीक है, पुरस्कार दे दिया, ये भी बाह्य है। सहयोग, दृश्य श्रव्य सामग्रियां हो गई। ठीक है, ये सारी आपकी बाह्य के अंतर्गत आ जाती हैं। दंड हो गया, तो यही पूछा है कि बाह्य का घटक नहीं है। तो वेतन दिया आपको, ये बाह्य रूप से मिला। प्रशंसा की बाहरी होती है, पदोन्नति बाहर से होती है, लेकिन जो जुनून है आपका पैशन से होता है, आपका पैशन ये आपका आंतरिक होता है। तो यही पूछा है बाह्य प्रेरणा का घटक नहीं है, तो जुनून जो कि आपकी आंतरिक प्रेरणा होती है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब शिक्षक विद्यालयी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मार्गदर्शन और परामर्श में व्यस्त रहते हैं तो निम्न में से क्या सत्य है। मतलब यहाँ पर पूछा है कि जब एक विद्यालयी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उनके मार्गदर्शन और परामर्श में शिक्षक व्यस्त है, तो निम्न में से क्या सत्य है। तो क्या शिक्षक अपना व्यावसायिक विकास स्पष्ट कर रहा है? नहीं, शिक्षक यहाँ अपना नहीं बल्कि विद्यालय में जो शिक्षा दे रहा है बच्चों के बारे में सोचेगा, ना कि स्वयं के बारे में। ये गलत है। नेक्स्ट है, शिक्षक प्रोत्साहन और पदोन्नति पाना चाहता है, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, शिक्षक के मार्गदर्शन में यदि शिक्षक मार्गदर्शन दे रहा है बच्चों को तो छात्र जो हैं वो अधिगम की प्रक्रिया में सुरक्षित और अधिक व्यस्त महसूस करेंगे और बहुत अच्छा सीखेंगे। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षक के मार्गदर्शन में छात्रों को विशेष अवधान, बिल्कुल गलत है। केवल विशेष अवधान नहीं, सारी चीज़ों पर फोकस किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है निम्न में से या निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इसको संदर्भित करता है कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं जब उन्हें देखा और अनुभव नहीं किया जा सकता। तो आपको बता दें, जीन पियाजे से यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए। तो आप सोच सकते हैं कि जीन पियाजे, बाल केंद्रित शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, विशेष शिक्षा कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यहाँ कि ऐसी मतलब क्या कहा है जीन पियाजे ने कि वस्तुएं तब भी मौजूद हैं जब हम उन्हें देख और अनुभव नहीं कर सकते। ये कहलाता है जीन पियाजे का ऑब्जेक्ट परमानेंस, अर्थात वस्तु स्थायित्व। आपने पढ़ा होगा इनकी विशेषताओं में वस्तु स्थायित्व को, कि जो वस्तु स्थायित्व मतलब जो बच्चा होता है, माँ भले ही नहीं दिख रही लेकिन उसका अस्तित्व है उसके सामने, इसे वस्तु स्थायित्व इन्होंने कहा है। तो यही पूछा है कि वस्तुएं मौजूद नहीं है फिर भी हम उसे अनुभव, वस्तुएं मौजूद है फिर भी अनुभव नहीं कर सकती। ये कहा है किसने? जीन पियाजे ने। और ये कहलाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक है। जीववाद क्या कहलाता है? तो जीववाद कहलाता है निर्जीव वस्तुओं को सजीव मान लेना। जैसे कहता है बच्चा सूर्य उदास है, मतलब वो उसे सजीव मान लेता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्रयत्न त्रुटि। तो प्रयत्न त्रुटि से नाम ही सुनते याद आ गया, ये किसका सिद्धांत है? थॉर्नडाइक का। ठीक है। तो इन्होंने किस पर जोर दिया है? तो जो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत है इसमें थॉर्नडाइक ने बच्चों को मोटिवेट करने पर जोर दिया है, प्रेरणा मतलब प्रेरणा पर जोर दिया है। किस पर? प्रेरणा पर। यहाँ पर इन्होंने जो बिल्ली पर प्रयोग किया था तो इसको एसआर थ्योरी कहती हैं। क्या कहती हैं? एसआर थ्योरी, स्टिमुलस रेस्पॉन्स। स्टिमुलस मतलब उद्दीपक और रेस्पॉन्स अर्थात अनुक्रिया होती है। ठीक है। तो इसके माध्यम से यदि हम समझें कि एसआर थ्योरी जो है उद्दीपक है हमारा और क्या है? अनुक्रिया है। तो जो थॉर्नडाइक थे ये बिल्ली को उद्दीपक दिखाते थे, मतलब मछली का टुकड़ा दिखाते थे। तो जो बिल्ली थी वो प्रेरित हो जाती थी किसके लिए? क्रिया करने के लिए। विभिन्न तरह की क्रियाएं करती थी और उद्दीपक को प्राप्त कर लेती थी, मतलब प्रेरित करते थे। तो प्रेरणा पर ही इन्होंने जोर दिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड और प्रोत्साहन किसके घटक हैं? तो आपको बता दें दंड और प्रोत्साहन एक प्रकार का पुनर्वलन होता है। ठीक है। और आपने पढ़ा होगा पुनर्वलन का जो सिद्धांत है या पुनर्वलन पर जोर किसने दिया है? हमारे स्किनर महोदय ने। और स्किनर महोदय ने अधिगम के सिद्धांत दिए हैं। और कौन से अधिगम के? व्यवहारवाद अधिगम के। तो इस तरह से जो दंड और प्रोत्साहन है वो व्यवहारवाद सिद्धांत के अंतर्गत आता है। जब आप इस तरीके से सोच लेंगे तो आप कभी भी गलत आंसर नहीं देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बाल केंद्र शिक्षा किसका उपयोग करती है? तो आपको बता दिया विविध प्रदर्शन, मतलब क्योंकि बाल केंद्र शिक्षा में कई परिवेश से बच्चे आते हैं तो सभी को ध्यान में रखकर जो शिक्षा व्यवस्था बनाई जाती है विविध तरीके से सोच समझकर रुचियों इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए, तो विविध प्रदर्शन पर जोर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओसीडी का क्या अर्थ है? ओसीडी मतलब सबसे पहले ओसीडी एक प्रकार की बीमारी होती है, आपको बता दें। ठीक है। इसका फुल फॉर्म यदि आपको बताएं तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। क्या होता है? ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर रहेगा। अब इसे हिंदी में क्या कहते हैं? तो हिंदी में कहते हैं मनोग्रसित। क्या कहते हैं? मनोग्रसित बाध्यता विकार। क्या कहते हैं? मनोग्रसित बाध्यता विकार। और यह एक प्रकार का चिंता विकार होता है, वहम हो जाता है बालक को किसी चीज पर और फिर इससे जो पीड़ित शख्स होता है वो एक ही बात को बार बार कहता है, ये मतलब जरूरत से ज्यादा सोचने लगता है, चिंता करने लगता है और एक ही काम को दोहराता रहता है। ठीक है। तो ये जो ऑब्सेसिव डिसऑर्डर होता है आपका, ये क्यों हो जाता है? तो ऐसा माना जाता है कि जो आनुवंश की है, आपकी वंशानुगत जो लक्षण होते हैं
उसमें असामान्यता हो जाती है, या मस्तिष्क में असामान्यताएं या पर्यावरण इसमें भूमिका निभाते हैं। और कभी पूछ ले कि ओसीडी के जो लक्षण हैं वो कब शुरू मतलब दिखाई देते हैं, तो किशोर अवस्था या वयस्क अवस्था में इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। और कभी कभी इसकी जो शुरुआत है वो बचपन में भी हो सकती है। तो याद रखना, यह एक प्रकार का आनुवंशिक विकार होता है, चिंता विकार होता है, फुल फॉर्म होता है। ये आप जितनी भी आपको एबिलिटीज़ डिसएबिलिटीज़ देखने को मिलती हैं तो आप नोट्स बनाएं, तो उसके किसी भी एक पृष्ठ पर विकार डाल करके और सारे विकार जितने भी आपको सारे सेशंस में देखने को मिले एक जगह इंक्लूड करके रख लें, क्योंकि ये आपकी बाद में बहुत हेल्प करने वाली हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समान लिंग मित्रता के दौरान, हमें लगता है ये क्वेश्चन भी यहाँ पर गलत पूछा गया है। क्वेश्चन तो सही है लेकिन ऑप्शन इन्होंने गलत बताया है। आपको बता दें, एक होती है आपकी शैशवावस्था, ठीक है, एक होती है बाल्यावस्था और एक होती है किशोरावस्था। मुख्य रूप से तीनों अवस्थाएं होती हैं। अब इसको हम बांट देते हैं कि प्रारंभिक शैशवावस्था, मध्य शैशवावस्था या उत्तर शैशवावस्था, इसी तरह से बाल्यावस्था को बांट देते हैं। तो आपको बता दें कि जो शैशवावस्था होती है, शैशवावस्था में जो मित्रता पाई जाती है वो क्षणिक मित्रता होती है। क्षणिक मित्रता का मतलब यहाँ पर बालक बहुत छोटा होता है और उसको यदि कोई बच्चा मिल गया तो थोड़े समय के लिए उससे मित्रता हो गई, आँख से ओझल दिमाग से ओझल, इस तरीके से होता है यहाँ पर। तो मतलब कुछ समय के लिए मित्र बनाता है और फिर दूसरे से दोस्ती कर लेता है। तो क्षणिक मित्रता, शैशवावस्था। नेक्स्ट है बाल्यावस्था। अब जो बाल्यावस्था होती है इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, बाल्यावस्था को कितने भागों में, जिसे हम क्या कहते हैं, चाइल्डहुड। याद रखना, यहाँ इस तरीके से ऑप्शन दिए हैं, मध्य बचपन और प्रारंभिक बचपन, यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो बाल्यावस्था को क्या कहते हैं, चाइल्डहुड। तो इससे तो स्पष्ट हो गया कि ये हमारी क्या है, बाल्यावस्था है। अब बाल्यावस्था को दो भागों में यदि हम बांट दें तो एक हो जाएगी आपकी बाल्यावस्था में अर्ली चाइल्डहुड होती है और एक हो जाएगी आपकी मतलब चाइल्डहुड, ठीक है, या जिसे हम प्री चाइल्डहुड कह सकते हैं। तो पूर्व जो बाल्यावस्था होगी आपकी, क्या, पूर्व बाल्यावस्था, जिसे हम क्या कहेंगे, प्री चाइल्डहुड। क्या कहेंगे, प्री चाइल्डहुड। और दूसरी होगी आपकी जिसे हम प्रारंभिक बाल्यावस्था कहेंगे, तो इसे हम अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं। ठीक है, अब ये मतलब ना लगा लेना यहाँ की प्रारंभिक है तो ये पहले आएगी, नहीं, प्रारंभिक मतलब उत्तर को प्रारंभिक कहा गया है हमारे मनोविज्ञान में। अभी आपको बताते हैं। तो बाल्यावस्था में जो मित्रता पाई जाती है वो कैसी होती है, समलैंगिक। कैसी, समलैंगिक। इसका मतलब क्या होता है, समलैंगिक मतलब होमोसेक्सुअल। मतलब ये जो बाल्यावस्था होती है यहाँ समलैंगिक मित्रता का मतलब है कि समान से मित्रता करते हैं। मतलब लड़के लड़कों से मित्रता रखते हैं यहाँ पर और लड़कियाँ लड़कियों से मित्रता रखती हैं। आपने देखा होगा बाल्यावस्था स्कूली अवस्था कहलाती है। यहाँ बच्चा स्कूल जाने लगता है तो लड़के लड़कों का ग्रुप अलग होता है और लड़कियों लड़कियों का ग्रुप अलग होता है, यही समलैंगिक मित्रता कहलाती है। तो यहाँ इन्होंने सही आंसर माना है किशोर अवस्था को, प्रारंभिक किशोर अवस्था, जो कि गलत होना चाहिए। इसका राइट आंसर आपका प्रारंभिक बचपन होना था। प्रारंभिक बचपन मतलब अर्ली चाइल्डहुड। इसे हम अपनी भाषा में यदि कहते हैं तो उत्तर बाल्यावस्था कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्तर बाल्यावस्था। और ये आपकी जो है ये पूर्व बाल्यावस्था है। ठीक है, तो ये जो समान लिंग मित्रता है इसकी विशेषता है, ना कि प्रारंभिक किशोरावस्था की। अब आपको बता दें हमारी शैशवावस्था में क्षणिक मित्रता हो गई, बाल्यावस्था में कैसी मित्रता हो गई, खोखली मित्रता। खोखली इसे कहते हैं और इसी को हम समलैंगिक मित्रता कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट होती है आपकी किशोरावस्था। किशोरावस्था को भी दो भागों में, और यहाँ स्थिर मित्रता पाई जाती है और विषमलिंगीय मतलब लड़के जो होते हैं वो लड़कियों से मित्रता रखते हैं और लड़कियां लड़कों से मित्रता। तो किशोरावस्था में विषमलिंग मित्रता पाई जाती है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो इन्होंने ए आंसर माना है प्रारंभिक, जो कि गलत लगता है हमें, लेकिन हम अब यहाँ इन्होंने माना है तो इसी को सही मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है, किसी भी परिस्थिति में समायोजित होने वाला बच्चा, मतलब परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, कैसा भी परिवेश हो, ऐसा बच्चा जो हर परिस्थिति में अपने आप को समायोजित कर ले, वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है ढलनशीलता, प्लास्टिसिटी। क्या कहलाता है, ढलनशीलता, मतलब हर जगह ढल जाए, घुल मिल जाए। तो यहाँ यही पूछा है कि हर परिस्थिति में समायोजित होने वाला बच्चा क्या कहलाएगा, मतलब किस रूप में उसे हम जानेंगे, तो वो प्लास्टिसिटी अर्थात ढलनशील कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करने में कौन सा IQ स्कोर प्रवृत्त होगा। तो आपको बता दें प्रतिभाशाली बच्चों की यदि पहचान करना है तो कहीं आपको ऑप्शन में 130 से अधिक मिल जाए या 140 से अधिक, तो ये दोनों सही होते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर टर्मन का बुद्धि परीक्षण
वर्गीकरण बताया है वो आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इन्होंने जो वर्गीकरण बताया है, तो इन्होंने सबसे पहले बताया है कि जो 0 से 25 IQ वाले बच्चे होते हैं ये महामूर्ख कहलाते हैं, ठीक है। फिर इन्होंने बताया 26 से 50 तक के जो बच्चे होते हैं ये मूढ़ बुद्धि कहलाते हैं, ठीक है। तो हिंदी में कुछ भी नाम दे, इंग्लिश नाम आपको याद रखने हैं, ठीक। इसके बाद 70 से कम वाले मूर्ख कहलाते हैं, इन्होंने ऐसा बताया, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बताया था 70 से 79 के बीच में जिनका IQ पावर होता है ये संसार में 7% पाए जाते हैं और इन्हें क्षीण बुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षीण या निर्बल बुद्धि। फिर 80 से इन्होंने बताया 80 से 89 ये संसार में 16% होते हैं और ये मंद बुद्धि कहलाते हैं, जिन्हें डुल या पिछड़ी बुद्धि कहते हैं। फिर इन्होंने बताया 90 से 109, ये पूछते हैं 90 से 109 सामान्य वाला कहलाते हैं, संसार में 50% पाए जाते हैं, इन्हें एवरेज बुद्धि या एवरेज इंटेलिजेंस वाला कहते हैं। फिर अगले बताया इन्होंने 110 से कितना, 110 से 119 तो ये कहलाते हैं तीव्र बुद्धि या श्रेष्ठ बुद्धि, ठीक है। और इसके बाद 120 से बताया इन्होंने 139 जो अति तीव्र बुद्धि कहलाते हैं, सुपीरियर जिन्हें कहते हैं। और फिर बताया 140 से अधिक जो आपके प्रतिभाशाली यानी जीनियस, और जो प्रतिभाशाली हैं वो 2% संसार में पाए जाते हैं। तो ये वर्गीकरण आप याद कर लेना, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन हर बार बनता है हर शिफ्ट में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है शास्त्रीय अनुबंधन। नाम सुनते ही याद आना चाहिए, पावलोव का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो इन्होंने बताया है कि इसके माध्यम से किस प्रकार की क्रिया सीखी जाती है। तो आपको बता दें, एक होता है UCS, एक होता है आपका यहाँ पर होगा UCS, क्या होगा UCS, एक होता है केवल CS, और एक होता है आपका UCR, और एक होता है CR। यदि आप इतना समझ गए तो इनका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले इनकी जो सिद्धांत इन्होंने दिया था, इसमें 3 शब्द होते हैं आपका। एक तो होता है भोजन, भोजन के बाद एक होती है आपकी घंटी, और एक होती है आपकी क्रिया, जिसे अनुक्रिया या प्रतिक्रिया कहते हैं। तो भोजन और घंटी आपका उद्दीपक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उद्दीपक। अब आपको जब पता होगा कि स्वाभाविक उद्दीपक भोजन कहलाता है, प्राकृतिक उद्दीपक कहलाता है, अनानुबंधित उद्दीपक कहलाता है, लेकिन जो घंटी होती है, घंटी कहलाती है आपकी अस्वाभाविक उद्दीपक, अप्राकृतिक उद्दीपक या कृत्रिम उद्दीपक जिसे कहते हैं, ठीक है। या इसे इंग्लिश में भोजन को UCS कहते हैं, मतलब अनकंडीशनल स्टिमुलस। घंटी को कहते हैं CS कंडीशनल स्टिमुलस, और प्रतिक्रिया को कहते हैं UCR मतलब अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। तो ये तो सभी को पता होगा। S और R का मतलब स्टिमुलस अर्थात उद्दीपक, और R मतलब रिस्पॉन्स अर्थात अनुक्रिया या प्रतिक्रिया या क्रिया। तो सबसे पहले क्या इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, पावलोव ने, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने सबसे पहले कुत्ते को क्या दिया? भोजन दिया, जिसे हम UCR कहते हैं, ठीक है। तो कुत्ता कैसी अनुक्रिया करता है? UCS, यहाँ भोजन जो होता है UCS होता है कंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल स्टिमुलस। तो कुत्ता क्या अनुक्रिया करता है? लार देता है, अर्थात UCR अनुक्रिया करता है। फिर एक क्या करते हैं, कुत्ते को भोजन भी देते हैं, प्लस इसके साथ में घंटी भी बजाते हैं, मतलब अनकंडीशनल स्टिमुलस और कंडीशनल स्टिमुलस। ये आपकी घंटी हो गई, ये आपका भोजन। तब भी कुत्ता क्या करता है? UCR मतलब वही अनुक्रिया करता है, अनकंडीशनल अनुक्रिया, ठीक है, रिस्पॉन्स। फिर लास्ट में ये केवल घंटी बजाते हैं, CS अर्थात कंडीशनल स्टिमुलस। तब भी कुत्ता क्या करता है? तब कुत्ता करता है CR अर्थात कंडीशनल रिस्पॉन्स करता है, जिसे हम वातानुकूलित अनुक्रिया कहते हैं। तो इसका राइट आंसर यही पूछा है कि अंत में कौन सी क्रिया होती है, तो वो कौन सी प्रक्रिया सीख जाता है, तो वो सीख जाता है कंडीशनल रिस्पॉन्स, वातानुकूलित प्रतिक्रिया, जिसे हम अपनी भाषा में अस्वाभाविक अनुक्रिया कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट है, किसी बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। तो आपको बताया था, ये आपकी विकासात्मक विधि है, जो कि आपकी वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत आती है। जब हमने अभी कुछ समय पहले कौन सी समाजमिति विधि पढ़ी थी, ठीक है, तो वो भी वस्तुनिष्ठ थी, और ये भी आपकी वस्तुनिष्ठ विधि है। इसमें बच्चे के जीवन की विकास की अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, और विकासात्मक विधि के जनक कौन माने जाते हैं? आपके जीन पियाजे, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन,
आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया है? तो आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया है? अब्राहम मैस्लो ने। इन्होंने जीवन में मनुष्य को कितनी आवश्यकताओं की जरूरत होती है? 5 आवश्यकताएं इन्होंने बताई हैं। त्रिभुज के रूप में इन्होंने आवश्यकताओं को व्यक्त किया है और इन्होंने अपना जो सिद्धांत है 1954 में दिया था और अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन में। ठीक है, तो 5 आवश्यकताएं कौन कौन सी बताई हैं आपको बता दें थोड़ा सा। इन्होंने इस तरीके से 5 आवश्यकताएं बताई। पहली बताई इन्होंने शारीरिक आवश्यकताएं, मतलब जब बालक जन्म लेता है तो उसके लिए शारीरिक आवश्यकता की जरूरत होती है, जिसे जैविक आवश्यकताएं कहते हैं। जन्म लेते ही बालक को भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद आती है। ठीक है, तो ये सारी शारीरिक आवश्यकताएं हैं। जब शरीर की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो बालक को उच्च इससे बड़ी आवश्यकता की जरूरत पड़ती है, जिसे हम सुरक्षा कहते हैं। जन्म लिया, भूख प्यास की उसकी आवश्यकता पूरी हो गई, फिर उसको सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा में आपका रहने के लिए मकान की जरूरत हो गई, उसको सुरक्षा के लिए कानून चाहिए, तो ये सुरक्षा हो गई। तीसरी आवश्यकता, जब ये दोनों आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं बालक की, तो तीसरी आवश्यकता महसूस होती है उसे समूह की आवश्यकता, जिसे स्नेह कहते हैं। मतलब उसे क्या चाहिए, देखो यहाँ पर उसको भूख प्यास, इसके बाद यहाँ उसका मकान आ गया, फिर यहाँ समूह के लिए उसको परिवार चाहिए, समाज चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ चौथी आवश्यकता, जब ये तीनों पूरी हो जाती हैं तो चौथी आवश्यकता महसूस होती है, सम्मान पाना चाहिए उसको। सम्मान की आवश्यकता बढ़ती है, समाज से, संबंधियों से या सोसाइटी से उसको सम्मान चाहिए। ठीक है, और लास्ट जब ये चारों पूरी हो जाती हैं, वैसे किसी के जीवन काल में चारों की चार पूरी नहीं हो पाती हैं, लेकिन कुछ 1% व्यक्ति जो होते हैं उनकी सभी ये चारों आवश्यकताएं यदि पूरी हो जाती हैं तो लास्ट में उसको आत्मसिद्धि प्राप्त हो जाती है। जो अभी वर्तमान में हम उदाहरण दें तो नरेंद्र मोदी के पास आत्मसिद्धि की आवश्यकता की पूर्ति हो चुकी है। ठीक है, तो एक के बाद एक आवश्यकता की पूर्ति होती जाती है। इस तरीके से जो अब्राहम मैस्लो है, इन्होंने मनुष्य के जीवन में 5 आवश्यकताएं बताई हैं। जब एक आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो दूसरी आवश्यकता महसूस होने लगती है बालक को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है निम्नलिखित में से कौन सी कार्य विधि हमें जानकारी को मान्य करने में मदद करती है? मतलब ऐसी कौन सी एक विधि है जो जानकारी मान्य, मतलब उस पर एक चिन्ह लगा दे, सील लगा दे कि हाँ ये जानकारी वैलिड है, तो वो आपका अंत समय में जो किया जाता है इवोल्यूशन मूल्यांकन कहलाती है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से पारस्परिक सहयोग सबसे अधिक किस में पाया जाए? वैसे तो सभी में पारस्परिक सहयोग होगा, लेकिन इनमें भी पूछा है कि सबसे अधिक, तो समूह में, टीम में, समाज में या कक्षागृह में। तो आपको बता दें जो एक टीम बनाई जाती है उसमें सबसे ज़्यादा आपका सहयोग पाया जाता है, क्योंकि टीम जो होती है वो कभी हारना पसंद नहीं करती। अपनी टीम की जिम्मेदारी होती है हर एक बालक के पास में, हर एक टीम के सदस्य के पास में। इस कारण से टीम में सबसे अधिक सहयोग पाया जाता है। ठीक है, तो ये हुए आज के 30 क्वेश्चन। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया, लेकिन यकीन मानिए यदि आप इस तरीके से एनालिसिस करते हुए पढ़ेंगे और अच्छा नोट्स बनाएंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होगी और आप 2023 में क्वालिफाई जरूर होंगे, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, यदि इस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, अन्यथा फिर आप समझ सकते हैं। ठीक है, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में प्रतिक्रिया जरूर देना। थैंक यू। और जहाँ पर भी आपको कोई समस्या हो वो भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से। ठीक।